हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हौसलों से ही उड़ाने होती है, हौसलों से ही उड़ाने होती है। तो दोस्तों, मैं राज स्टडी चैनल से राज सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए। वो दिन जल्दी ही आने वाला है, वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब लोग कहेंगे कि मैं पहले से जानता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, ये कुछ बड़ा करने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। दोस्तों, कल हमने सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से जो पाकिस्तान के स्थल थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और आज हमारे जो स्थल होंगे दोस्तों, भारत के स्थल। कहाँ के? भारत के स्थल, जिसमें दोस्तों हम भारत के स्थल में से गुजरात के स्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। गुजरात, कहाँ के? गुजरात के स्थल। दोस्तों, गुजरात के स्थल में हम सबसे पहले लोथल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? लोथल के बारे में। दोस्तों, जो लोथल की खोज हुई थी वो 1954 में रंगनाथ राव द्वारा, किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी दोस्तों। जो किस नदी के किनारे स्थित है? बोगवा नदी के किनारे, बोगवा नदी के किनारे, गुजरात में। दोस्तों, लोथल की खोज 1954 ईस्वी को रंगनाथ राव द्वारा की गई थी, जो बोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। दोस्तों, इसका उपनाम है, इसे लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। लघु मोहनजोदड़ो। दोस्तों, यहाँ के सिक्के पर एक सींग वाले जानवर का चित्र प्राप्त हुआ था, एक सींग वाले जानवर का चित्र। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से में जो मोर थी वहां से बैल का चित्र प्राप्त हुआ है, और यहाँ लोथल से में एक सींग वाले जानवर का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से एक युगल समाधान प्राप्त हुआ है, युगल समाधान। दोस्तों, युगल समाधान प्राप्त हुआ है, यानी कि स्त्री और पुरुष का एक साथ साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। कहाँ से? लोथल से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था। क्यों होता था? क्योंकि दोस्तों, लोथल समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण ये एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था, जिसके द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता था। तो हमें विदेशी व्यापार का पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां से हमें लोथल की मोहर प्राप्त हुई है, और लोथल से हमें मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी व्यापार रहा होगा, विदेशी व्यापार, जिसमें दोस्तों लोथल से मेसोपोटामिया की, उसके बाद दोस्तों जो मेसोपोटामिया, लोथल से मेसोपोटामिया की, और मेसोपोटामिया से लोथल की मोहर प्राप्त हुई है, मोहर प्राप्त हुई है। दोस्तों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई विदेशी व्यापार भी रहा होगा। दोस्तों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों, जो लोथल था उसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता था दोस्तों। इस समय गोदीवाड़ा यानी कि पतन या फिर बंदरगाह, या तो गोदीवाड़ा बोल दो, या बंदरगाह बोल दो, या फिर पतन बोल दो। तो दोस्तों, यहाँ पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। किसकी? जल निकासी की। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से मनकों का कारखाना प्राप्त हुआ है। किसका? मनकों का कारखाना।
यानी कि आभूषणों का कारखाना। तो दोस्तों आभूषणों को आकार देने के लिए अग्निकुंड का प्रयोग किया जाता था। किसका? तो अग्निकुंड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड का किसका? अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों जो मन के यानी आभूषण होते थे उनको आकार देने के बाद उन पर पॉलिश की जाती थी। तो दोस्तों यहाँ से हमें रंगाई कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, रंगाई कुंड का। फिर उसके बाद दोस्तों उन्हें मिट्टी की नावों से विदेशों में भेजा जाता था। तो दोस्तों यहाँ से हमें मिट्टी की नाव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मिट्टी की नाव का। दोस्तों इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो विदेशी लोग आते थे वो क्या खाते थे? तो यहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और चावल को किस में पीसा जाता था? तो पत्थर की चक्की में। तो दोस्तों यहाँ से हमें पत्थर की चक्की का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पत्थर की चक्की का। किसका? पत्थर की चक्की का। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा लोथल कवर हो जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लोथल के बाद रंगपुर। तो दोस्तों दूसरा स्थल होगा गुजरात का रंगपुर। तो दोस्तों दूसरा हमारा होगा रंगपुर। आगे जाकर हमें मुलाकात किससे होती है? रंगपुर से। तो दोस्तों रंगपुर की खोज कब की गई थी? 1953-54 में। किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रंगनाथ राव के द्वारा 1953-54 में। और किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? नदी की बात करते हैं तो सुखबादर। कौन सी नदी है? सुखबादर नदी काठियावाड़ में स्थित है। को दोस्तों कहां पर? काठियावाड़ में, जो गुजरात में स्थित है। सुखबादर नदी के किनारे काठियावाड़ गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहां से हमें दान की बूसी प्राप्त हुई थी। किसकी? दान की बूसी। दोस्तों रंगपुर के बाद आगे हम चलते हैं। रंगपुर के बाद आगे तीसरा हमारा स्थल होगा सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। दोस्तों जो सुरकोटदा था इसकी खोज कब की गई थी? खोज की बात करें तो 1964 में। कब? 1964 में। जब लोथल की खोज 1954 में की गई थी, उसके 10 साल बाद में सुरकोटदा की खोज की गई। किसके द्वारा? जगपति जोशी। किसके द्वारा की गई? जगपति जोशी के द्वारा 1964 में। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, गुजरात में। दोस्तों यहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी? यहां से हमें घोड़े का कंकाल। दोस्तों घोड़े का कंकाल यहां से प्राप्त हुआ था। कहां से? सुरकोटदा। सुर का मतलब भी घोड़ा ही होता है दोस्तों। तो यहां से हमें घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ था। घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी। घोड़े की हड्डियां। किसकी हड्डियां? घोड़े की हड्डियां। उसके बाद दोस्तों यहां से एक कलश प्राप्त हुआ था जिसमें मनुष्य की जो मानव था उसकी हड्डियां प्राप्त हुई थी। किसकी? एक कलश में मानव की हड्डियां, मानव की हड्डियां, यानी कि मानव की हड्डियां वाला कलश प्राप्त हुआ था। कहां से दोस्तों? यहां से। जो दोस्तों घोड़े के दांत प्राप्त हुए थे वो हमें हुए थे राणा बुंडे यानी कि पाकिस्तान से। और घोड़े के जो कंकाल प्राप्त हुए हैं दोस्तों वो सुरकोटदा। और घोड़े की हड्डियां भी सुरकोटदा। इसके बाद दोस्तों यहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी। उसके बाद दोस्तों तांबे की कुल्हाड़ी के बाद यहां से मिट्टी की चूड़ियां। किसकी? मिट्टी की चूड़ियां। मिट्टी की चूड़ियां। किसकी चूड़ियां? मिट्टी की चूड़ियां। दोस्तों सुरकोटदा के बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी मुलाकात होती है धोलावीरा। किससे होती है? धोलावीरा। तो दोस्तों चौथा टॉपिक होगा हमारा गुजरात का धोलावीरा। दोस्तों जो धोलावीरा थी इसकी खोज हुई थी लगभग। धोलावीरा का खोज कब हुआ था दोस्तों? धोलावीरा की खोज 1967
68 में। कब हुआ था? 1967-68 में। किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जेपी जोशी के द्वारा। कब किए गए? 1967-68 में धोलावीरा की खोज की गई दोस्तों। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। दोस्तों एक टापू पर हमें एक पुराना कुआं प्राप्त हुआ था, इस कारण इसे सफेद कुआं कहा जाने लग गया। दोस्तों जो धोलावीरा था इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पूर्वी भाग, दूसरा था मध्य भाग और तीसरा हमारा था पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग, मध्य भाग और पश्चिमी भाग। यहां से हमें विशाल जलाशय प्राप्त हुआ था। विशाल जलाशय। दोस्तों विशाल जलाशय के बाद में यहां से नेवले के पत्थर की मूर्ति, नेवले की पत्थर की मूर्ति। दोस्तों इसके बाद में यहां से हमें क्या प्राप्त हुई थी? और अभिलेख। और उसके बाद में दोस्तों स्टेडियम। वाह क्या चीज प्राप्त हुई यार, स्टेडियम। यहां से हमें स्टेडियम भी प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से हमारा गुजरात के स्थल कवर हो जाते हैं। दोस्तों आगे हम चलते हैं राजस्थान के स्थल। दोस्तों राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है? कालीबंगा। दोस्तों जो कालीबंगा थी इसकी खोज कब हुई थी? कालीबंगा का खोज कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 ईस्वी को अमलानंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष द्वारा। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई दोस्तों। इसके बाद में जो इसका उत्खनन हुआ था, उत्खनन। दोस्तों इसका उत्खनन 1955 से 56 में किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। किसके द्वारा? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा। दोस्तों ये गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। तो दोस्तों नदी कौन सी थी? गग्गर। कहां पर? राजस्थान में। दोस्तों इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया। दोनों को अलग अलग दुर्गीकृत किया गया। दोस्तों इसका पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग दोनों को ही अलग अलग दुर्गीकृत किया गया। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां क्या होता है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। किसका अर्थ? कालीबंगा का अर्थ। दोस्तों यहां से जूते हुए खेतों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। किसका? जूते हुए खेतों का प्रमाण। इसलिए दोस्तों यहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किसका? कच्ची ईंटों का प्रयोग। कच्ची ईंटों का प्रयोग क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों कच्ची ईंटों का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि दोस्तों जो खेत थे यहाँ पर फसलों को बचाने के लिए जानवरों से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। और दोस्तों यहाँ से लिंग पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लिंग पूजा भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों वेदिकाओं का और कर्मकांड जैसी चीजों का
साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका? कर्मकांड जैसी चीजों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लिंग पूजा, भूकंप का प्रमाण, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जुते हुए खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ, और इसका अर्थ होता काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों कालीबंगा का जो खोज हुई थी वो 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई, और उसके बाद जो इसका उत्खनन हुआ था 1956 के लगभग की बात है, बीवी लाल और बीके दापर के द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है। दोस्तों कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसके बाद दोस्तों राजस्थान के बाद आगे चलते हैं हम हरियाणा की तरफ। हरियाणा दोस्तों एक स्थान है हरियाणा में बनावली, जिसकी खोज कब हुई थी? खोज की बात करें तो दोस्तों बनावली की खोज 1974 ईस्वी को RS विष्ट यानी कि रविंद्र सिंह द्वारा 1974 में बनावली की खोज की जाती है। दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी की बात करें तो रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? रंगोई नदी के किनारे। इसके बाद दोस्तों यहां पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। कहां पर अच्छी व्यवस्था नहीं थी? कहां पर नहीं थी? बनावली में। और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था कहां थी दोस्तों? लोथल में। किंतु हरियाणा की जो एक स्थान है बनावली, यहां पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद दोस्तों यहां से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं हमें, मिट्टी के हल, जिन्हें दोस्तों टेराकोटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेराकोटा। किस नाम से जानते हैं? टेराकोटा के नाम से। दोस्तों इसके बाद में मिट्टी के हल के बाद में दोस्तों यहां से उत्तम किस्म के जो प्राप्त हुए। किस किस्म के? उत्तम किस्म के जो। उसके बाद दोस्तों यहां से मंदिर होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका? मंदिर होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली से। बनावली के बाद हमारा दूसरा स्थल आता है राखीगढ़ी। कौन सा स्थल आता है? राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी का उत्खनन कब हुआ था? तो दोस्तों उत्खनन हुआ तो इसका 1997 से 99 के बीच। किसके द्वारा किया गया था? हेमेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हेमेंद्र सिंह के द्वारा 1997 से 99 के बीच। दोस्तों राखीगढ़ी कौन से स्थान पर स्थित है? हरियाणा में। और किस नदी के किनारे? तो दोस्तों सरस्वती व द्रुस्वती, इन दो नदियों के बीच में स्थित है कौन सा? राखीगढ़ी। दोस्तों वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी माना जाता है। दोस्तों कौन सा? वर्तमान समय में सबसे बड़ा स्थल, सिंधु क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है दोस्तों? राखीगढ़ी। इस प्रकार से दोस्तों ये हरियाणा के टॉपिक कवर होते हैं। और आगे हम चलते हैं पंजाब की तरफ। कहां पर? पंजाब की तरफ। दोस्तों जो पंजाब है यहां एक स्थान था रोपड़, जिसकी खोज हुई थी 1950 ईस्वी को। किसके द्वारा की गई थी? बीबी लाल द्वारा। दोस्तों जो इसका उत्खनन हुआ था 1955-56 में। कब हुआ था? 55-56 में। किसके द्वारा किया गया था उत्खनन? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसका उत्खनन? रोपड़ का उत्खनन। दोस्तों यहां से मैं मालिक के साथ, किसके साथ?
मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से? रोपड़ से। दोस्तों एक और स्थान है कश्मीर में बुर्जोम, वहां से भी हमें मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों ये हमारे स्थल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे स्थल थे, उनके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये स्थल के जो टॉपिक थे वो कवर हो जाते हैं। और कल हमारा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो दोस्तों धन्यवाद।